प्रदेश में बरसात के कारण आई आपदा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करने सीएम धामी पहुंचे खटीमा, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर पर बैठकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सीएम धामी ने किया दौरा। बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बाजपुर में भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण व्यापारियों के हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने व्यापारियों से की मुलाकात। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गरमाई। इसी बीच कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग हुई तेज। और मसूरी में वाल्मीकि समाज के लोगों की तरफ से वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान वाल्मीकि मंदिर में की गई पूजा अर्चना। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश जो है लगातार हो रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। आपको बताएं कि अब तक 47 लोगों की मौत जो है उत्तराखंड में हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा ऐलान। उन्होंने मृतकों के परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। तो बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में ट्रैक्टर पर बैठकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का सीएम धामी ने दौरा किया है। आपको ये बताएं कि प्रदेश में लगातार 3 दिन से बारिश के कारण आई आपदा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करने सीएम धामी अब खटीमा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने नौसर, प्रतापपुर सहित कई गांव में आई बाढ़ का ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया और बाढ़ आपदा निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री स्थानीय बाढ़ पीड़ितों से भी मिलने पहुंचे और उन्हें मदद का आश्वासन भी उन्होंने दिया। तो वहीं उधम सिंह नगर जनपद में इस आपदा का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, क्योंकि किसानों की फसल अभी खेतों में ही पड़ी थी, जिससे उन्हें फसल खराब होने से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में जो आपदा आई है, जिस कारण पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, सरकार इस आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। वो लगातार पीड़ित क्षेत्रों का दौरा कर आम जनता को ढाढ़स बांध रही है। आपदा पीड़ितों को हर प्रकार की मदद राज्य सरकार की तरफ से दी जाने का वादा भी सीएम धामी ने किया है। पिछले दिनों अतिवृष्टि हुई है, उससे बहुत नुकसान हो गया है। जगह जगह पर फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घर कर दी है, पशु हानि हुई है, जन हानि हुई है। बहुत लंबे समय पर किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, पुल बह गए हैं, सड़क बह गई है, संपर्क मार्ग पूरे कट गए हैं, संपत्तियों को बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को भी नुकसान हो गया है। और उसमें मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ, जगह जगह मैं जा रहा हूँ, जो आपदा पीड़ित हैं उनसे स्वयं मिल रहा हूँ और हर संभव जो भी सहायता है। तो वहीं बाजपुर के चीनी मिल गेस्ट हाउस में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाकर जल्द शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। आपको ये बताएं कि बीते दिनों हुई लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के पानी ने क्षेत्र को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कैबिनेट
मंत्री अरविंद पांडे ने चीनी मिल गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को तत्परता के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर लोगों के नुकसान की रिपोर्ट बनाकर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अरविंद पांडे ने कहा कि लगातार हुई बारिश से लोगों के नुकसान के साथ जनहानि भी हुई है, लेकिन प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए अधिक जनहानि को होने से बचाने का कार्य भी किया है। निश्चित ही ये बहुत बड़ी आपदा थी। नीचे से लेकर पहाड़ तक सब जगह बेइंतहा बारिश हुई है। पूरा प्रदेश हमारा प्रभावित हुआ है। प्रदेश के अंदर जनहानि भी हुई है, लेकिन बावजूद हमारी सरकार ने बहुत मजबूती से प्रत्येक क्षेत्र में जनहानि ज़्यादा ना हो बचाव के काम किए हैं। तो वहीं बाजपुर में भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण व्यापारियों को हुए नुकसान का जायजा लेने और व्यापारियों का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को सरकार की तरफ से मदद दिलाने का भरोसा भी दिया। आपको ये बताएं कि बीते 3 दिनों से हुई लगातार बारिश से बाजपुर क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। क्षेत्र में हुए जलभराव के चलते दुकानों में भारी पानी भर गया, जिससे व्यापारियों का सामान पूरी तरह से खराब हो गया और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। व्यापारियों के हुए नुकसान का जायजा लेने और हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने दुकान दुकान जाकर व्यापारियों से मुलाकात भी की और इस दौरान उन्होंने बारिश से हुए नुकसान को देखकर दुख भी व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने व्यापारियों को सरकार की तरफ से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान राजेश कुमार ने कहा कि सभी व्यापारियों ने दीपावली के पर्व को अच्छे से मनाने के लिए पूरी तैयारियां की थी, लेकिन बारिश ने व्यापारियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया और साथ ही उन्होंने पीड़ित लोगों को सरकार पर भरोसा रखने की बात भी की है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत दुख है और बाज़ार में जो है बहुत ही निराशाओं का माहौल है। जो व्यापारी हैं, जिन लोगों ने दीपावली के अवसर के लिए तैयारी कर रखी थी, बिक्री करेंगे, बहुत सपने सजाए थे। मैं दुकानों में जा रहा हूँ, बस उनके आंसू नहीं निकलने हैं, भगवान उनको शक्ति दे। और मैं तो एक आम कार्यकर्ता, एक उनके परिवार का हो करके घूम रहा हूँ, मगर ये सारी पीड़ा जो है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से 3-4 बार कल बात हुई है और उन्होंने भी स्थलीय निरीक्षण किया है। मैं राजनीति से ऊपर हट के कहता हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पे बहुत विश्वास है। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। इस बात पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम तो यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत तौर पर हमला कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर कई आरोप लगाए हैं, तो वहीं हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हनन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, तब उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की थी, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की। तो वहीं हरक सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उनको सम्मान दिया है, जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिरकार इतने दिनों के बाद में हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही है, लिहाजा क्या सच्चाई है वो तो हरक सिंह और हरीश रावत ही जानते हैं। लेकिन 2016 की अगर बात की जाए तो अब 2021 में करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। देखिए, ऐसा है कि हरक सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका बड़े भाई के रूप में बहुत आदर करता हूं। मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं और उनको इस प्रकार की हल्की बातें कर अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका लोगों को नहीं देना चाहिए। जो बातें वर्षों पहले हुई हैं, नहीं हुई हैं, हम नहीं जानते, ये उनकी वो जानते हों और दूसरे लोग जानते हों, जो जिनका वो जिक्र कर रहे हैं वो लोग, हम उस बात को जानते भी नहीं हैं।
लेकिन इतने लंबे समय के बाद कहीं भी उन बातों की विश्वसनीयता पर समाज में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मुझे नहीं लगता, देखो हरीश भाई पे मैंने कहा ना कि हरीश भाई पे भरोसा करना राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं पता कि व्यक्तिगत जीवन में वो कितने भरोसेमंद हैं कि नहीं है, वो देखो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन राजनीतिक जीवन में उन पर भरोसा करना, मैं सोचता हूँ आदमी छलनी पे भरोसा कर ले कि भाई अगर छलनी के मैं पानी रुक जाएगा, मेरे पे अगर पानी डालोगे तो रुक जाएगा, तो हो सकता है भरोसा कर ले आदमी कि भाई हाँ रुक भी सकता है छलनी पे। पर हरीश भाई के पे भरोसा करना, तो जो कोई राजनीतिक व्यक्ति कार्यकर्ता हरीश भाई पे भरोसा कर रहा है तो वो समझ लो हरीश भाई को नहीं समझा है। तो वहीं मसूरी में वाल्मीकि समाज के लोगों की तरफ से वाल्मीकि जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मसूरी लाइब्रेरी कमेटी रोड पर स्थित वाल्मीकि मंदिर पर विशेष पूजा अर्चना भी की गई। तो वहीं इसके बाद मसूरी वाल्मीकि मंदिर से अंबेडकर चौक तक भगवान वाल्मीकि की डोली भी निकाली गई है। मसूरी के जनप्रतिनिधियों के साथ सभी लोगों ने भगवान वाल्मीकि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रसाद का वितरण भी किया गया। मसूरी वाल्मीकि उत्थान सभा के पूर्व सचिव मनोज ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार मसूरी में वाल्मीकि जयंती पर भव्य शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। तो वहीं वाल्मीकि जयंती सादगी के साथ मनाते हुए भगवान वाल्मीकि की डोली मंदिर से लेकर अंबेडकर चौक तक निकाली गई। उन्होंने सभी को वाल्मीकि जयंती की बधाई देते हुए कहा कि हम सबको भगवान महर्षि वाल्मीकि के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और समाज के उत्थान के लिए लगातार काम भी करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने आगे कहा कि सभी लोगों से वाल्मीकि उत्थान सभा लगातार समाज हित के लिए काम करता रहा है, तो निरंतर ये जारी रहेगा। तो वहीं सैन्य धाम के लिए वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के लिए आंगन से मिट्टी लाने को शहीद सम्मान यात्रा 21 अक्टूबर को चमोली और 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से शुरू होगी। इसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून से 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। सैनिक कल्याण मंत्री के आवास से रवाना हुए रथ चमोली और पिथौरागढ़ पहुंचने वाले हैं। ये रथ गढ़वाल में 21 अक्टूबर को और चमोली से कमाऊं में 24 अक्टूबर को पिथौरागढ़ से शहीद सम्मान यात्रा में शामिल होंगे, जिसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री ने 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये दोनों रथ शहीदों के घर जाकर शहीद के घर के आंगन की मिट्टी लेकर आएंगे, जिससे सैन्य धाम का निर्माण जो है वो किया जा सकेगा। मैंने अभी अपना अधिवेशन निश्चित किया है कि जो हमारे 5 जवान शहीद हैं वे हैं, उनको भी हम इसमें सम्मानित करेंगे, उनके परिजनों को भी सम्मानित करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में अगले 8 से 10 दिनों तक मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है। मौसम साफ रहने से अब आपदा राहत बचाव कार्य में तेजी आ पाएगी। पिछले 3 दिनों की भारी बारिश ने उत्तराखंड में जमकर तबाही मचाई और आपदा के दौरान कई लोग काल का ग्रास बन गए। मौसम विभाग के निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में अगले 8 से 10 दिन तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में धूप खिलने वाली है। मौसम निर्देशक ने यह कहा कि न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री के नीचे आएगा, जिसकी वजह से मौसम में अब ठंडक आएगी। आपको ये बताते चले कि मौसम विभाग प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी किया था और मौसम विभाग की भविष्यवाणी एकदम सटीक साबित हुई है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में जमकर भारी बारिश हुई, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कों पर मलबा बन गया और नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। आफत की इस बारिश से अब तक 46 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आगे 8 से 10 दिन जो है कोई भी वेदर सिस्टम अब नहीं है, मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, सुबह शाम थोड़ा ठंडा रहेगा, उत्तर पश्चिमी हवाएं अब प्रिवेल करेंगी, तो थोड़े जो न्यूनतम तापमान है वो 2-3 डिग्री नीचे आ सकते हैं सामान्य से, तो वो चीज़ तो रहेगी। बाकी जो वेदर एक्टिविटी है अब 8 से 10 दिन कुछ भी अब नहीं है। तो वहीं भारी बारिश की तबाही से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चला है, जिसके चलते नदी नाले अपने उफान पर आ गए हैं और बाढ़ की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। तो वहीं इस बाढ़ से लोगों में भय का माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है। खेत खलियान घर मकान पूरी तरह से जलमग्न हो गए। ऐसे में भारत नेपाल सीमा पर मेला घाट में भी जगमूड़ा नदी अपने तूफान पर आ गई है। नदी में लगातार कटाव जारी है। तो वहीं सीमांत सिसैया, वन महोलिया, बगुलिया, खेड़दिया,
मझोला गांव में घर मकान और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ की आशंका को लेकर खटीमा के एसडीएम निर्मला बिष्ट और तहसीलदार यूसुफ अली साथ ही सीएम पीआरओ प्रमोद जोशी की तरफ से जगमूड़ा नदी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीमांत गांव के नुकसान का जायजा भी लिया गया। पूर्व जिला पंचायत के सदस्य कन्हैया लाल ने कहा कि आपदा से घर मकान और फसलों का काफी नुकसान हुआ है। जगबूड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। उन्होंने शासन प्रशासन से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग भी की है। तो वहीं तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा कि जगबूड़ा नदी का निरीक्षण किया गया है। जलभराव ज्यादा होने के चलते लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई और सुरक्षित स्थानों पर रखने की कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है और साथ ही राहत सामग्री भी यहां पर बांटी गई है। बरसात जो है आपदा ये हर जगह है, लेकिन ऐसी आपदा हमने पहली बार देखा। इस आपदा में काफ़ी फसल का और कच्चे मकानों का काफ़ी नुकसान है और जगबूड़ा नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान पे। ये अभी उप जिलाधिकारी महोदय के साथ जो है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो यहाँ पे सलाहकार हैं श्री जोशी जी के और ग्रामवासियों के साथ जो है यहाँ पे जगबूड़ा नदी के किनारे पे जो है निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में देखा गया कि जलभराव अत्यधिक है और जो नदी के किनारे पे जो भी परिवार हैं उनको सतर्क कर दिया गया है और सुरक्षित स्थान जो स्कूल है उस पर जो है उनको बैठाने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, क्योंकि किसानों के धान और तिल की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बीते सालों के मुकाबले इस साल धान और तिल की फसल काफी अच्छी हुई थी, साथ ही फसल पक कर तैयार भी हो गई थी, लेकिन बारिश से खेत तालाब में बदल गए, जिसके चलते धान और तिल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो वहीं किसानों का यह कहना है कि हमारा पूरा परिवार फसल पर ही निर्भर है और हमने कर्जा लेकर धान की रोपाई भी की है, लेकिन हमारी धान और तिल की फसल अब बर्बाद हो गई है। और साथ ही किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि बारिश में हुए नुकसान और फसल की सरकार हमें मुआवजा दे, जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। तो वहीं कुछ किसानों का यह कहना है कि धान, उड़द और तिल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सोयाबीन की फसल अभी थोड़ी ठीक है, क्योंकि उसे पकने में लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। की जो बरसात इस समय हुई है, ये हमारे समझदारी से तो अक्टूबर के माह में जो भयंकर बरसात जो 2 दिनों से देखी जा रही है, इससे हमारे गांव की जितनी भी फसलें थी ये इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। हमारा केवल एक, यदि अगर देखा जाए तो सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है कि जिसको इस समय तैयार होने में अभी 1 महीने का वक्त है। धान फसल खराब है या तिल फसल खराब है या अब क्या करण हम कोई चारा नहीं, ये चारा से सिवाय और कुछ नहीं है। अब धानों से खेत भरे हैं पानी, ये रेख देख कर अब हम क्या करें, कन करे वितरण करें उधार गड़ी लाला लुक मान अब कन का देना मन ये पूरा धाना खेत हमारी और सर पहले तो हमारे खेत खड़े बीज अब हमारा छोल बीज ले जाए पूरा महंगो बीज ले जाए कि अब अच्छा फसल है हमारा, लेकिन क्या पता चलना चाहिए कि ये प्रकृति थी बड़ो भारी हमारे पूरा कर्जा गाड़ी का मूल्य खेत जुताई यो से कार के लिए कि हमारे निर्भर जिंदगी पूरी ये खेत भरी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जनपद पौड़ी के निवासी सैनिक हरेंद्र सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरगति को प्राप्त हुए हरेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है, जहां गांव वालों का हुजूम देखने को मिला। हर किसी की आंखें नम नजर आई। तो वहीं वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान के परिजनों का रो रो कर अब बुरा हाल है। तो वहीं सैनिक हरेंद्र सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर को स्थानीय विधायक, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और साथ ही सीएम धामी ने जौली ग्रांट में वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवान हरेंद्र सिंह रावत के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको ये बता दें कि सैन्य सम्मान के साथ विशाल जन समुदाय ने नम आंखों के साथ बलिदानी की अंतिम विदाई देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर देकर दाह संस्कार उनका किया।
बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से रामनगर में के कोसी का जलस्तर भी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से ग्रामवासियों के घर में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से घर में रखा पूरा सामान पूरी तरह से खराब हो गया। घरों के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और लोग सड़कों पर आ गए हैं। तो वहीं सुंदर खाल के बीचों बीच बहने वाली कोसी नदी भी अपने उफान पर आ गई है। आपको ये बताएं कि कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई घर बह गए। हालांकि नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। तो वहीं दूसरी तरफ बीच टापू में लगभग 5 से 6 परिवार कोसी की बाढ़ की चपेट में आने से बीच में फंसे हुए हैं, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह ने शीघ्र ही हेलीकॉप्टर की सहायता के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मदद मांगी, जिसके चलते वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सुंदरखाल पहुंचकर रेस्क्यू कर सुंदरखाल के प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षित उन्हें पहुंचाया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 60 परिवारों के घर में पानी घुस गया, जिससे सारा सामान मलबे में दब गया। लेकिन ग्रामीणों ने पानी की आवाज से पहले ही भागकर अपनी जान बचा ली थी। लेकिन कुछ ग्रामीण जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए और उन्होंने अपने मकान की छत पर बैठकर अपनी जान को बचाया है। तो वहीं ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट का आपदाओं के समय में हर संभव मदद करने के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया है। तो वहीं रुड़की की भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। तो वहीं गिरफ्तार तस्कर के पास से 102 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 से 10 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि एसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने इलाके में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान भी चलाया है। इसी अभियान के अंतर्गत थाना भगवानपुर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम ने भगवानपुर में बंद पड़ी फैक्ट्री के पास से एक स्मैक तस्कर को 102 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर अब अपनी पहुंच शुरू कर दी है और आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है। तो वहीं इस मामले में अब आरोपी से पूछताछ जारी है। तो वहीं टनकपुर क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी शारदा ने अब विशाल रूप ले लिया है। नदी किनारे रहने वालों के घरों में शारदा नदी का पानी अब घुस आया है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नदी किनारे बसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। बचाव कार्य के लिए आर्मी, जल पुलिस आदि की मदद भी ली जा रही है। पूरे क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया है। घरों में फंसे लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे उप जिलाधिकारी हिमांशु कफटिया ने बताया कि शारदा नदी अपने जल से काफी ऊपर बह रही है, जिसमें कल से ही हमारे द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि शारदा का जलस्तर काफी हद तक बढ़ गया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शारदा नदी में रेस्क्यू के लिए इंडियन आर्मी की मदद ली गई है और शारदा घाट से प्रभावित होने वाले तटीय क्षेत्र से रेस्क्यू कर सभी लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। तो वहां उनकी हर समस्या का ध्यान भी अब रखा जा रहा है। शिविर में निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक ने आगे कहा कि हालात नाजुक बने हुए हैं। विधायक ने कहा कि जवानों और स्थानीय पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपदा में फंसे लोगों को धर्मशाला पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है और जो भी नुकसान सामने आएगा सरकार उसमें संज्ञान लेगी और नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अलर्ट के क्रम में और हम लोगों ने यहाँ पर शारदा नदी का, जिसका कि जो रिकॉर्ड लेवल पे अभी अपने उफान पे चल रही है, उसके दृष्टिगत जो भी शारदा के तटीय क्षेत्र हैं उनमें कल से ही हम लोगों के द्वारा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। आज जल स्तर और बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम लोगों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। रात से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और आज सुबह इंडियन आर्मी को भी रोक इन किया गया है। इंडियन आर्मी की मदद से भी हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया है। उनको निकलना चाहिए। मैं भी गया हूँ, एक ड्यूटी में अभी बहुत सारे और बचे हैं, उनको निकालने में हमारी एसएसबी लगी है, स्थानीय प्रशासन लगा हुआ है और सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सब लोग सुरक्षित जगह में जाएं, बाढ़ किसी को पहचाने की नहीं, और उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था करवा रखी है हम लोगों ने। तो वहाँ जाकर के जितनी धर्मशाला हैं सारी बुक कर रखी है और सबको बहुत अच्छी व्यवस्था दे रखी है।
तो वहीं विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति की तरफ से सैनिक मेला का आयोजन किया जा रहा है। सैनिक मेला का आयोजन पूर्व सैनिकों की तरफ से 2007 से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों के परिवार की मदद करना है। कोविड-19 के चलते पिछले 2 सालों से इस मेले को स्थगित किया जा रहा था। इस बार 2021 में फिर से इस मेले को शुरू किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों की तरफ से सैनिक मेले का आयोजन 26 अक्टूबर 2021 से शुरू किया जाएगा। पूर्व सैनिकों के परिवार की मदद करना और साथ ही आपदाग्रस्त गांव के लोगों की मदद करना पूर्व सैनिक संगठनों का मूल उद्देश्य रहेगा। सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि लॉकडाउन में इनकी समिति ने पूर्व सैनिकों की मदद की थी, जिसमें लगभग 1 लाख का योगदान पूर्व सैनिकों की समिति ने मिलकर किया था। पूर्व सैनिक समिति आपदाग्रस्त इलाकों में भी अपना योगदान देती है और आगे भी लगातार अपना योगदान देती रहेगी। ये समिति बनाई गई है जी। सैनिक दीपावली मेला विश्वनाथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति उत्तरकाशी के द्वारा 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर 2021 तक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारा लकी ड्रॉ होता है और काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम 26 को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 27 को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, 28 को भी। इसमें अलग अलग दिन वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा, वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा और हमसे ढोल सागर प्रतियोगिता, रासो नृत्य, इस प्रकार के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो वहीं कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम करने वाले नगर पालिका परिषद गोचर के पर्यावरण मित्र 2 महीनों से वेतन न मिलने से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हड़ताल के 6 दिन बीते जाने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अब तक इनकी सूद लेने के लिए नगर पालिका परिषद नहीं पहुंचा है, जिससे पर्यावरण मित्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हड़ताल के 6ठे दिन पर्यावरण मित्रों और कर्मचारियों ने शहर भर में रैली निकालकर अपना आक्रोश जताया है। पर्यावरण मित्रों के हड़ताल पर चले जाने के कारण शहर भर की जो सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और 4 सभासदों के आपसी खींचतान के चलते प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को भी पलीता लगता जा रहा है। जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी जो है लगातार फैली हुई है। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के आपसी खींचतान के चलते उनकी तरफ से बोर्ड बैठकों का बहिष्कार किए जाने से पालिका का बजट पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण पर्यावरण मित्रों का वेतन 2 महीने से नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। वो ना तो बच्चों की फीस जमा करवा पा रहे हैं और ना ही खाने के लिए राशन खरीद पा रहे हैं। सर ऐसा है, आज हमारी हड़ताल को 6वां दिन हो रहा है, लेकिन बिल्कुल हमारी जो मांगे हैं, हम अपने कर्मचारी पर्यावरण मित्र भाइयों के साथ हैं और जिस तरह से उनकी तनख्वाह नहीं मिली, हमारे भी अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है और जिस कारण हम लोगों ने सभी कर्मचारी भाइयों ने हमारा अपने पर्यावरण मित्रों का साथ दिया है और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं और हमारे जो आला अफसर हैं, डीएम साहब और एसडीएम महोदय, वे भी आके उन्होंने भी अभी तक यहाँ पे कोई सुध नहीं ली कर्मचारियों की और कर्मचारियों के क्या कुछ हो रहा है अभी तक किसी भी अधिकारी ने, वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं उन लोगों ने अभी तक हम लोगों की सुध। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना है, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।